Hi, today I will talk about the article from 8 to 11 है ना। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 8 से 11 तक और ये सेकेंड वीडियो है पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो माई सेल्फ अहमद एंड वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल यूपीएससी नॉलेज नेटवर्क। तो चलिए हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 8 है वो क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 8 जो है वो डील करता है विद द राइट्स ऑफ दोज पीपल हु आर इंडियन ओरिजिन एंड रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ द इंडिया। तो आर्टिकल जो 8 है ये उन लोगों के अधिकारों की बात करता है जो कि है तो इंडियन ओरिजिन के लेकिन आउटसाइड ऑफ द इंडिया रह रहे हैं। तो आर्टिकल 8 कहता है कि हर वो इंसान जो अब्रॉड में रह रहा हो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी यदि वो ये दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं। क्या क्या कंडीशन है? पहला, उसका जन्म या उसके माता पिता का जन्म या उसके दादा दादी का जन्म इंडिया में हुआ हो। दूसरा, he registered himself as a citizen of India to the consular representative of India where he is residing। मतलब कि वो जिस देश में भी रह रहा हो वहां जो इंडियन काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके पास जाके उन्होंने रजिस्टर्ड किया हो खुद को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि वो ये दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स नो समथिंग मोर। देखिए इंडियन ओरिजिन पीपल वेयर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। पहले जो है इंडियन जो ओरिजिन के लोग हुआ करते थे उनको थ्री कैटेगरीज में बांटा जाता था या डिवाइड किया जाता था। ये कौन कौन सी कैटेगरी है? जैसे कि एनआरआई, ठीक है, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई। ठीक है, एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, पीआईओ मतलब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ, एंड ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बट नाउ जो ये पीआईओ है एंड ओसीआई है इसको मर्ज करके अब सीधा हो गया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मतलब जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उसे अब दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एनआरआई एंड द ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया, जिसको हम ओसीआई भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा। तो चलिए हम ये जानते हैं कि एनआरआई हम किसे कहते हैं। देखिए एनआरआई आर दोज इंडियन who are staying abroad for the purpose of medical, tour, study और job। मतलब कि एनआरआई उस इंडियन को हम कहते हैं जो कि विदेश में रह रहा हो। किस पर्पज से रह रहा हो? जैसे मेडिकल के पर्पज से रह रहा हो, जैसे टूर के पर्पज से रह रहा हो, पढ़ने के पर्पज से रह रहा हो या फिर जॉब करने के पर्पज से रह रहा हो, उसे हम एनआरआई बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और एनआरआई में क्या डिफरेंसेस है? देखिए जो एनआरआई है वो इंडियन सिटीजन है और जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो इंडियन सिटीजन नहीं है। मतलब कि ये किसी दूसरे देश में जो रह रहे हैं वहां के सिटीजनशिप को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन जो एनआरआई है वो टेम्पोररी है, वो इंडियन सिटीजन है लेकिन टेम्पोररी, मेडिकल के पर्पज से, टूर के पर्पज से, पढ़ने के पर्पज से या फिर जॉब करने के पर्पज से वो विदेश में रह रहे हैं। ठीक है, आपको अंतर समझ में आया? तो चलिए हम ये जानते हैं कि एनआरआई के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। देखिए एनआरआई के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वो इंडिया में वोट कर सकते हैं। दूसरा, उनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है। ठीक है, मतलब उसको इंडियन पासपोर्ट का राइट्स होते हैं। लैंड एक्विजिशन राइट होते हैं, अगर वो चाहे तो इंडिया में कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हैं, है ना। वन एंड जो एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है, आप याद रखिएगा, जो है एनआरआई कांट एक्वायर द एग्रीकल्चरल लैंड। जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसको एनआरआई नहीं खरीद सकता है, आप इस बात को याद रखिएगा। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एनआरआई, है ना, एक्वायर द एग्रीकल्चरल लैंड इज या नॉट, है ना। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एनआरआई जो है एक्वायर कर सकता है एग्रीकल्चरल लैंड को या नहीं। याद रखिएगा जो एनआरआई है वो एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके पास क्या क्या राइट होते हैं। देखिए वो जमीन इंडिया में खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, बट याद रखिएगा जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसको नहीं खरीद सकते हैं। वोटिंग राइट इनके पास होता है? नहीं होता है। ये बिजनेस कर सकते हैं इंडिया में? बिल्कुल कर सकते हैं। और इवन इफ की वो 180 दिन इंडिया में रह सकते हैं, है ना, विदाउट इन्फॉर्मिंग द फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, 180 दिन वो इंडिया में रह सकते हैं बिना इंफॉर्मेशन दिए। किसको? फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को इंफॉर्मेशन दिए इंडिया में वो रह सकते हैं। सो लेट्स नो समथिंग मोर। तो चलिए कुछ और जानते हैं। देखिए सिंस 2003 वी सेलिब्रेट द एनआरआई डे ऑन 9 जनवरी। मतलब कि 2003 से जो है हम एनआरआई डे को सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं?
9 जनवरी को करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, इसका उद्देश्य क्या है। सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू कनेक्ट द इंडियन डायस्पोरा विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। मतलब जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको हम अपने इंडियन डेवलपमेंट में जोड़ के रख सकें, इनका ये ऑब्जेक्टिव है। और देखिए जो फर्स्ट रैंक है इंडिया का रेमिटेंस में वर्ल्ड में, है ना, जो इंडिया का जो रैंक है वो फर्स्ट है किसमें, रेमिटेंस में। कहा, वर्ल्ड में, मतलब कि वर्ल्ड में जो है रैंक नंबर 1 आता है रेमिटेंस में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, रेमिटेंस हम किसे बोलते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई दुबई में रह रहा हो, कोई कोई अरब में रह रहा हो, और जो वहां से वो पैसा भेजता है ना, उसे ही हम रिमिटेंस कहते हैं ना। वो लोग जो कि अरब में रह रहा हो, दुबई में रह रहा हो, या किसी भी अदर कंट्री में रह रहा हो, ठीक है, और वहां से वो जो पैसा भेजता है इंडिया में, उसे ही हम रिमिटेंस कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकल 9 कि आर्टिकल 9 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 9 कहता है इफ एन इंडियन सिटीजन एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप वॉलंटरी हिज या हर इंडियन सिटीजनशिप विल नलिफाइड। यदि कोई इंडियन सिटीजन अपने मर्जी से किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करता है, तो जो इंडियन सिटीजनशिप होगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए बिफोर 26 जनवरी 1950 anyone voluntarily accept the citizenship of the any other country, then such person can't acquire the citizenship under article 5, 6 and 8। मतलब कि जो आर्टिकल 9 जो है, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए इंसर्ट किया गया था ताकि कोई वो व्यक्ति जिन्होंने दूसरे देश की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है, वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ना कर सके अंडर आर्टिकल 5, 6 एंड 8। सो लेट्स सी द आर्टिकल 10। तो चलिए हम आर्टिकल 10 देखते हैं। देखिए आर्टिकल जो 10 है ये बात करता है कंटिन्यूएशन और सस्पेंशन ऑफ द सिटीजनशिप बाय द पार्लियामेंट। क्या मतलब होता है इसका। देखिए आर्टिकल जो 10 है ये सिंपली कहता है कि इफ एनीवन हु एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5, 6, 7 and 8 then his or her citizen will be continue but that right to subject to laws passed by the parliament। आर्टिकल जो 10 है ये बात करता है कि यदि कोई इंडियन जो है ना, कोई व्यक्ति यदि उसने इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया है अंडर आर्टिकल 5, 6, 7 और 8, तो वो इंडिया का सिटीजन तो रहेगा ही, लेकिन वो सब्जेक्ट टू भी रहेगा पार्लियामेंट। क्या मतलब है, मतलब ये कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कोई भी लॉ बना के उसके राइट को सस्पेंड कर सकता है, उसके जो सिटीजनशिप राइट है उसको सस्पेंड कर सकता है, याद रखिएगा। मतलब ये किन लोगों की बात करता है, उन लोगों के बारे में बात करता है जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को हासिल किया है, जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया है अंडर आर्टिकल 5, 6, 7 एंड 8, है ना, उनके बारे में ये बात करता है। तो चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 11 के बारे में। देखिए आर्टिकल 11 जो है इट गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। तो मतलब जो आर्टिकल जो 11 जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी लॉ बना सकती है रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। आप इस बात को याद रखिएगा। मतलब ये कि 26 जनवरी 1950 के बाद, है ना, मतलब कि आर्टिकल जो है ये 2 पावर देता है पार्लियामेंट को, ठीक है। कौन कौन सा पावर देता है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग द सिटीजनशिप आफ्टर 26 जनवरी 1950। मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ बना सकती है रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। एग्जाम्पल है इसका सिटीजनशिप एक्ट 1955। जैसे कि कोई अदर, मतलब कि कोई आउटसाइडर अभी इंडिया का सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाह रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा पता है, उसको जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसमें जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है उसको फॉलो करके वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है, ठीक है। दूसरा पावर इसने क्या दिया, आर्टिकल जो 11 है वो दूसरा पावर पार्लियामेंट को क्या देता है कि इट आल्सो गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू
restrict या revoke the citizenship of those who acquire Indian citizenship under Article 5, 6, 7 and 8। और ये मतलब कि आर्टिकल 11 जो है ये पार्लियामेंट को ये भी पावर देता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो सिटीजनशिप को रिस्ट्रिक्ट लगा सकता है या सिटीजनशिप को खारिज कर सकता है या सिटीजनशिप को खत्म कर सकता है। किन लोगों के बारे में? उन लोगों का सिटीजनशिप जिन लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया है अंडर आर्टिकल 5, 6, 7 एंड 8। तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इस इनिशिएटिव को पसंद करते हैं तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।